गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। G20 समिट, पीएम मोदी ने G20 के लोगों का किया अनावरण, कहा पौराणिक धरोहर को बताता है कमल का फूल। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत के G20 प्रेसिडेंसी के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 1 दिसंबर से भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। भारत के लिए यह एक ऐतिहासिक अवसर है, इसलिए आज इस समिट की वेबसाइट, थीम और लोगो को लॉन्च किया गया है। इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। लोगो में कमल का फूल पौराणिक धरोहर को बताता है। पीएम ने कहा कि G20 ऐसे देशों का समूह है जिनका आर्थिक सामर्थ्य विश्व की 85% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है। G20 उन 20 देशों का समूह है जो विश्व के 75% व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है और भारत अब इस G20 समूह का नेतृत्व करने जा रहा है, इसकी अध्यक्षता करने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 इंडिया का लोगो वसुधैव कुटुंबकम का प्रतिनिधित्व करता है। G20 का ये लोगो केवल एक प्रतीक चिन्ह नहीं है, यह एक संदेश है, ये एक भावना है जो हमारी रगों में है, ये एक संकल्प है जो हमारी सोच में शामिल रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जयशंकर का यूएस को जवाब, रूसी विदेश मंत्री के सामने बोले जिससे फायदा होगा उससे खरीदेंगे तेल। जी हाँ दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मंगलवार को मॉस्को में अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ बैठक की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान विदेश मंत्री ने रूस से तेल खरीदने को लेकर पश्चिमी देशों के दबाव पर कहा कि भारत और रूस का रिश्ता बहुत पुराना और मजबूत है। उन्होंने कहा कि तेल आपूर्ति को लेकर एनर्जी मार्केट पर दबाव है, लेकिन भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल और गैस का उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि यह भारत का मौलिक दायित्व है कि वह अपने उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचा सके। भारत के रूस के साथ काफी हित जुड़े हैं और मैं इसलिए यहां आया हूं। मालूम हो कि विदेश मंत्री 2 दिन की यात्रा पर रूस गए हुए हैं। दोस्तों, जयशंकर ने कहा कि इस साल हम 5वीं बार मिल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मोरंबी हादसे पर पी चिदंबरम का बीजेपी पर हमला, कहा न किसी ने माफी मांगी और न ही इस्तीफा दिया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए मंगलवार को कहा कि मोरबी पुल हादसे को लेकर अब तक किसी ने न माफी मांगी और न ही इस्तीफा दिया, जबकि इस भयानक हादसे में 135 लोगों की जान चली गई थी। राज्य में कांग्रेस के लिए प्रचार करने आए चिदंबरम ने अपनी रैली में बीजेपी पर आरोप लगाया कि गुजरात की सरकार दिल्ली से चलाई जाती है, उसके मुख्यमंत्री द्वारा नहीं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुजरात में 1 और 5 सितंबर को 2 चरण में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी और वोटों की गिनती यानी कि मतगणना 8 दिसंबर को होगी। चिदंबरम ने कहा कि जहां तक मुझे पता है इतने बड़े हादसे के लिए न किसी ने माफी मांगी है और न ही किसी ने इस्तीफा दिया है। अगर ऐसा विदेश में कहीं हुआ होता तो तुरंत इस्तीफे ले लिए गए होते। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नोटबंदी के 6 साल पूरे होने पर राहुल गांधी का पे पीएम वाला हमला, जारी किया वीडियो। जी हां दोस्तों, नोटबंदी के 6 साल पूरे होने पर एक बार फिर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने पीएम मोदी को छोटे और मध्यम बिजनेस को खत्म करने वाला बताया है। राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट कर लिखा कि नोटबंदी को पे पीएम जानबूझकर लेकर आए ताकि वह सुनिश्चित कर सके कि उनके 2-3 अरबपति दोस्तों का छोटे और मध्यम उद्योगों को खत्म करके भारत की अर्थव्यवस्था पर एकाधिकार हो जाए। उन्होंने सोमवार को भी ट्वीट कर केंद्र की मोदी सरकार पर नोटबंदी को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा था कि काला धन नहीं आया, बस गरीबी आई, इकोनॉमी कैशलेस नहीं कमजोर हुई, आतंकवाद नहीं, करोड़ों छोटे व्यापार और रोजगार खत्म हुए। राजा ने नोटबंदी में 50 दिन का झांसा देकर अर्थव्यवस्था का डिमोलिटेशन कर दिया। टीएमसी प्रवक्ता डेरेन ओब्रायन ने नोटबंदी को नौटंकी बताया। दोस्तों, उन्होंने मंगलवार को एक ट्वीट में कहा कि 6 साल पहले आज ही के दिन एक नौटंकी जो आर्थिक नरसंहार साबित हुई। इस बारे में मैंने 2017 में मेरी किताब इनसाइड पार्लियामेंट में लिखा था।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी में मदरसा के छात्रों को गणित और विज्ञान पढ़ाने पर फोकस, मंत्री ने बताई अहम वजह। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मंत्री धर्मपाल सिंह ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के अनुरूप राज्य में मदरसा के छात्रों को गणित, विज्ञान और अन्य विषय पढ़ाए जाएंगे ताकि वे अधिकारी बन सके। पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास, राजनीतिक, पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज तथा नागरिक सुरक्षा मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना रहे हैं। यूपी के मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की मंशा अल्पसंख्यक छात्रों के एक हाथ में कुरान तो दूसरे में लैपटॉप हो के अनुरूप मदरसों में पढ़ाने वाले अल्पसंख्यक बच्चों को अब हिंदी, गणित, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान आदि विषयों की शिक्षा दी जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केंद्र की कठपुतली, राज्यपालों के साथ खींचतान में उलझी दक्षिण भारत के 3 राज्यों की सरकारें। जी हां दोस्तों, दक्षिण भारत के 3 राज्यों केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में राज्यपाल और सत्तारूढ़ पार्टी के बीच खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही है। दिलचस्प बात यह है कि सत्ताधारी दल न केवल अपने सूबे के राज्यपाल के साथ कश्मकश में उलझे हैं, बल्कि पार्टी लाइन और राज्य से परे अपना समर्थन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 3 दक्षिणी राज्यों के राज्यपालों पर राज्य सरकारों द्वारा केंद्र की कठपुतली की तरह काम करने का आरोप लगाया गया है, जिनका प्रमुख कानूनों पर उनके साथ कई बार टकराव हो चुका है। केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपालों के खिलाफ गुस्सा अब सभी राज्यों में फैल गया है। संबंधित सत्ताधारी दलों ने राज्यपाल के पद के संवैधानिक प्रावधानों पर ही सवाल उठाया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गर्मी ने तोड़ा 13 साल का रिकॉर्ड, 33 डिग्री पहुंचा पारा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते सोमवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो 2008 के बाद नवंबर महीने के लिए सबसे अधिक है। दोस्तों यह जानकारी मौसम विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से मिली। राष्ट्रीय राजधानी में 13 साल पहले इसी महीने में 33.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी में 7 नवंबर 2022 को अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जिससे पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया। दोस्तों अधिकतम तापमान जहां मौसम के औसत से 4 डिग्री अधिक दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तेल कंपनियों को सितंबर तिमाही में 2748 करोड़ का नुकसान, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी न होने के कारण हो रहा घाटा। जी हां दोस्तों, जुलाई सितंबर तिमाही में देश की 3 सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL को कुल मिलाकर 2748.66 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तेल कंपनियों के मुताबिक पेट्रोल, डीजल और घरेलू LPG की कीमतों में बढ़ोतरी न होने के कारण कंपनियों को यह नुकसान उठाना पड़ रहा है। कंपनियों के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार IOCL को सितंबर तिमाही में 272 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, जो कि पिछली तिमाही में 1995 करोड़ रुपए का था। वहीं दोस्तों HPCL ने 2172 करोड़ रुपए का नुकसान दर्ज किया है, जो कि जून तिमाही में रिकॉर्ड 10,196 करोड़ रुपए था। BPCL का दूसरी तिमाही में नुकसान 304 करोड़ था और पहली तिमाही में यह नुकसान 6,263 करोड़ रुपए था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना पर भारत की बड़ी जीत, 32 महीनों बाद आज देश में एक भी मौत नहीं, केस भी बेहद कम। जी हां दोस्तों, कोरोना के मामले दूसरे देशों में भले ही बढ़ रहे हों, लेकिन भारत में महामारी की चाल धीमी पड़ चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को बीते 24 घंटों में देश में 625 कोविड-19 के मामले सामने आए। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 9 अप्रैल 2020 के बाद इतने कम केस सामने आए हैं। वहीं दोस्तों 2020 के बाद से इस तरह के पहली बार 24 घंटे की अवधि में कोई मौत नहीं हुई। सुबह 8 बजे अपडेट किए गए देश में संक्रमण की संख्या 4,46,62,141 हो गई, जबकि सक्रिय मामले घटकर 14,021 हो गए। मरने वालों की संख्या 5,30,509 बनी हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पहले वर्चस्व की लड़ाई, अब बेटी की सगाई, गले मिले 2 बाहुबली और दोस्ती में बदल गई दुश्मनी। जी हां दोस्तों, बिहार में 2 पूर्व सांसद और बाहुबली नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई के किस्से काफी मशहूर रहे हैं, लेकिन सोमवार की रात दशकों की दुश्मनी उस समय दोस्ती में बदल गई जब दोनों गले मिले। मौका था पूर्व सांसद आनंद मोहन की बेटी सुरभि आनंद की सगाई का, जिसमें तमाम हस्तियों के साथ जनाधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने न सिर्फ नए जोड़े को शुभकामनाएं दी, बल्कि आनंद मोहन सिंह के साथ काफी वक्त भी
गुजारा। सोमवार रात पटना के एक होटल में आनंद मोहन सिंह की बेटी सुरभि आनंद की सगाई के मौके पर तमाम हस्तियां मौजूद थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, मंत्रिमंडल के कई सदस्य संजय झा, विजय कुमार चौधरी समेत तमाम लोग शामिल वहां पर पहुंचे थे। बीजेपी की तरफ से प्रतिपक्ष के नेता सम्राट चौधरी समेत कई नेता वहां मौजूद थे, लेकिन चर्चा में रही आनंद मोहन और पप्पू यादव की मुलाकात। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सानिया मिर्जा और शोएब मलिक में तलाक हो सकता है, पाकिस्तानी मीडिया का दावा। दोनों अलग रह रहे, शोएब धोखेबाज। जी हां दोस्तों, इंडियन टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक तलाक की तैयारी कर रहे हैं। ये दावा पाकिस्तानी मीडिया कर रहा है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि शोएब ने सानिया को धोखा दिया और अभी दोनों अलग अलग रह रहे हैं। हैदराबाद में 12 अप्रैल 2010 को सानिया और शोएब की शादी हुई थी। 15 अप्रैल को रिसेप्शन लाहौर में दिया गया था। दोनों का एक बेटा इज़हान है और उसका जन्म 2018 में हुआ। दोस्तों, अब 12 साल बाद शोएब मलिक और सानिया मिर्जा के तलाक की आशंका जाहिर की जा रही है। इसे सानिया की सोशल मीडिया पोस्ट से और ज्यादा हवा मिल रही है। सानिया ने लेटेस्ट पोस्ट में लिखा कि टूटे दिल कहां जाते हैं। सानिया मिर्जा ने इंस्टाग्राम पर लेटेस्ट स्टोरी डाली। इसमें सानिया ने खुद ही सवाल किया और खुद ही जवाब दिया। लिखा, वेयर डू ब्रोकन हार्ट्स गो टू फाइंड अल्लाह, यानी टूटे हुए दिल कहां जाते हैं खुदा को खोजने के लिए। दरार और अलगाव के बीच ऐसी पोस्ट दिखाती है कि सानिया का दिल टूटा है, वो दुखी है और इस दुख को जाहिर भी कर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोवा में प्राइवेट सेक्टर में अनुभव के बिना नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, सीएम ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, गोवा में सरकारी नौकरी तलाश रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। गोवा में अब सरकारी नौकरी के लिए प्राइवेट सेक्टर में नौकरी का अनुभव होना अनिवार्य कर दिया गया है। सीएम प्रमोद सावंत ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास प्राइवेट सेक्टर में जॉब का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव अनिवार्य करने का निर्णय सरकार की ओर से लिया गया है। सीएम ने राज्य में आयोजित एक रोजगार मेला में उम्मीदवारों को संबोधन के दौरान कहा कि कई बार देखा गया है कि ग्रेजुएशन पूरा करने से पहले उम्मीदवार अकाउंटेंट एवं अन्य पदों के लिए आवेदन करते हैं। साथ ही पीएसआई नौकरी के लिए भी इस तरह का प्रावधान था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सरकारी नौकरी के लिए प्राइवेट सेक्टर में न्यूनतम 1 वर्ष का कार्य अनुभव अनिवार्य होगा। सीएम ने आगे कहा कि सरकारी नौकरी में आवेदन के लिए पुराना अनुभव अनिवार्य होगा। अब वह समय नहीं रहा जब लोग सोचते थे कि पढ़ाई पूरी करने पर बिना अनुभव के सरकारी नौकरी मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लाल कृष्ण आडवाणी का 95वां जन्मदिन, मोदी ने घर जाकर बधाई दी। दोनों करीब 40 मिनट साथ रहे, केक काटा। जी हां दोस्तों, भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी मंगलवार को 95 साल के हो गए। पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें घर जाकर बधाई दी। पीएम करीब 40 मिनट उनके साथ रहे और केक काटा। मोदी के अलावा राजनाथ सिंह भी आडवाणी के घर पहुंचे। राजनाथ सिंह ने आडवाणी के साथ फोटो ट्वीट किया। मैं भगवान से उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करता हूं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था। 2002 से 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वे 7वें उप प्रधानमंत्री रहे। इससे पहले 1998 से 2004 के बीच एनडीए सरकार में गृह मंत्री रहे। वे भाजपा के फाउंडर मेंबर्स में शामिल हैं। 2015 में उन्हें पद्म विभूषण मिला था। आडवाणी के हर जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी उनके घर जाकर बधाई देते हैं। भाजपा नेताओं के साथ मिलकर पीएम केक भी काटते हैं। पिछले जन्मदिन पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह सुबह अलग अलग आडवाणी के घर पहुंचे थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तेलंगाना हाई कोर्ट ने पुलिस को केसीआर की पार्टी के बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों की जांच की दे दी इजाजत। जी हां दोस्तों, तेलंगाना हाई कोर्ट से बीजेपी को झटका लगा है। अदालत ने केसीआर की पार्टी द्वारा लगाए गए बीजेपी पर आरोपों की जांच का आदेश राज्य पुलिस को दिया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस की तरफ से कहा गया था कि उनके 4 विधायकों से पार्टी बदलने के लिए बीजेपी की तरफ संपर्क किया गया था। पार्टी विधायकों को पैसे की लालच भी दी गई थी। पूरे मामले पर प्रतिद्वंदी भाजपा ने तेलंगाना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर केंद्रीय जांच ब्यूरो जैसी तटस्थ एजेंसी से जांच कराने की मांग की थी, जिसके बाद अदालत ने भाजपा की याचिका पर सुनवाई लंबित रहने तक राज्य पुलिस को जांच करने का आदेश दे दिया। साथ ही दोस्तों, अदालत ने तेलंगाना राष्ट्र समिति सरकार को भाजपा की चिंताओं का जवाब देने के लिए भी नोटिस जारी किया है।
इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ वीडियो पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। ट्विन टावर का मलबा उठाने का काम रुका, मशीनें शांत, मजदूर नदारद। जी हां दोस्तों, नोएडा के सेक्टर 93A स्थित ट्विन टावर के मलबा हटाने का काम नवंबर में प्रदूषण बढ़ने से प्रभावित हुआ है और यहां पर मलबा हटाने को रोक दिया गया है। ग्रेप लागू होने के बाद भी शहर की आबोहवा लगातार बेहद खराब बनी हुई है। एनजीटी के मानकों के अनुसार प्राधिकरण क्षेत्र में निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है और यहां काम कर रहे 235 मजदूरों को छुट्टी दे दी गई है। यह काम कब शुरू होगा अभी इसकी कोई जानकारी नहीं अधिकारियों ने नहीं दी है। ट्विन टावर के मलबे को ग्रीन नेट से ढक दिया गया है ताकि धूल न उड़े। मशीनें शांत खड़ी है और यहां काम करने वाले मजदूर भी नदारद नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर मलबा हटाने का काम पूरी तरह से रोक दिया गया है। मलबे से निकलने वाले स्केप को कुछ मजदूर जरूर ट्रक में भर रहे हैं ताकि इन्हें हटाया जा सके, लेकिन मलबे का तोड़ने और उसे हटाने का काम पूरी तरह से बंद है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वरुण धवन ने दिया अपना हेल्थ अपडेट, परेशान हुए फैंस से की दुआ करने की अपील, बोले पहले से ठीक हूं। जी हां दोस्तों, वरुण धवन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म भेड़िया के प्रमोशन में काफी बिजी हैं। बीते दिनों उन्होंने अपनी इसी फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक खुलासा किया था कि वह जुग जुग जीवों के लिए कड़ी मेहनत के बाद से एक बीमारी से जूझ रहे हैं। इस बीमारी का नाम वेस्टिबुलर हाइपोफंक्शन है। वरुण ने बताया कि उन पर केस कोविड-19 महामारी के बाद बड़े पर्दे पर वापसी का बहुत दबाव था। वेस्टिबुलर हाइपोफंक्शन एक वेस्टिबुलर विकार है जिसमें व्यक्ति के बैलेंस सिस्टम ठीक तरीके से काम नहीं करते। वरुण धवन ने अपनी बीमारी के बारे में बताते हुए कहा कि इसमें सुनने और उसे प्रोसेस करने की शक्ति बेहतर ढंग से काम नहीं कर पाती। अब वरुण ने खुद फैंस को अपना हेल्थ अपडेट दिया। उन्होंने अपने अपडेट में कहा है कि वह फिलहाल ठीक है और उम्मीद करते हैं कि फैंस उनके लिए दुआ करेंगे। दोस्तों उनकी आने वाली फिल्म की बात करें तो भेड़िया आने वाली है 25 नवंबर को। यह रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। इन दिनों वह अपनी फिल्म के प्रमोशंस में काफी बिजी हैं। अब उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए फैंस के साथ अपना हेल्थ अपडेट भी जारी किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, भारत के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले इंग्लैंड को दोहरा झटका, अब तेज गेंदबाज हुआ चोटिल। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उसे 10 नवंबर को टीम इंडिया के खिलाफ उतरना है, लेकिन मैच से पहले जोस बटलर की अगुवाई वाली टीम के लिए पूरी खबर आ रही है। बल्लेबाज डेविड मलान पिछले मैच में फील्डिंग के दौरान चोटिल हो गए थे। उनके सेमीफाइनल में खेलने पर संशय है। इसी बीच तेज गेंदबाज मार्क वुड की फिटनेस को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्हें मंगलवार को ट्रेनिंग नहीं की, ऐसे में उनके चोटिल होने की आशंका जताई जा रही है। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने अब तक बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सबसे तेज 155 किलोमीटर प्रति घंटे की गेंद भी वुड ने ही डाली है। द टेलीग्राफ की खबर के अनुसार मार्क वुड के गेंदबाजी नहीं करने के बाद टीम मैनेजमेंट चिंतित नजर आ रहा है। यह इसलिए भी है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी T20 सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया था। पिछले एक महीने में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में T20 इंटरनेशनल में 11.8 की औसत से 12 विकेट लिए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अगर मैं गलत साबित हुआ तो इस्तीफा दे दूंगा, हिंदू को लेकर विवादित बयान पर कायम सतीश जारकीहोली। जी हां दोस्तों, कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जारकीहोली के बयान पर विवाद खड़ा हो गया। सतीश जारकीहोली ने रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान दावा किया था कि हिंदू शब्द फारसी है और इसका अर्थ बहुत गंदा है। उनके इस बयान से जहां पार्टी ने किनारा कर लिया तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया। इसी बीच सतीश जारकीहोली अपने बयान पर अभी भी कायम है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि सभी को साबित करने दें कि मैं गलत हूं। अगर मैं गलत हूं तो मैं विधायक के रूप में इस्तीफा दे दूंगा और अपने बयान के लिए माफी भी मांगूंगा। सतीश जारकीहोली के बयान को लेकर बीजेपी नेता और कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को कहा कि वे आधे ज्ञान के साथ एक समुदाय के मतदाताओं को खुश करने के लिए बयान देते हैं और अल्पसंख्यक वोट पाने का सपना देखते हैं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, खत्म हुआ साल का आखिरी चंद्र ग्रहण, भारत के 6 शहरों में पूर्ण चंद्र ग्रहण का असर रहा, न्यूयॉर्क और सिडनी में दिखा ब्लू मून। जी हां दोस्तों, साल का आखिरी चंद्र ग्रहण खत्म हो गया। भारत में मंगलवार शाम 4:23 से शुरू हुआ ग्रहण शाम 6:19 पर समाप्त हो गया, यानी कि कुल मिलाकर इसका असर 1 घंटे 56 मिनट रहा। इसके साथ ही अब देश भर में मंदिरों के कपाट खुल गए और विधिवत आरती और पूजा शुरू हो गई। लोगों ने अपने घरों में भी शुद्धिकरण किया। भारत में अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में पूर्ण ग्रहण के साथ चंद्रोदय सबसे पहले देखा गया। दिल्ली में 5:28 से और मुंबई में 6:01 पर आंशिक चंद्र ग्रहण शुरू हुआ। यह 6:19 पर खत्म हो गया। इसके अलावा देश के 6 शहरों कोलकाता, कोहिमा, पटना, पुरी, रांची और ईटानगर में पूर्ण चंद्र ग्रहण देखा गया, जबकि शेष भारत में इसका आंशिक असर रहा। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान सा सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि मार्केट कैप के हिसाब से भारतीय स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, तो जल्दी से उस कंपनी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।